हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर को, जो कि आपका सब्जेक्ट रहेगा सामाजिक अध्ययन का। और ये आपका 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको समय मिलता है 2 घंटे का पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस मॉडल पेपर को आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पेरियारी घास का मैदान कहाँ पर है? तो आप बताएंगे कि पेरियारी घास का जो मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। इसके साथ ही दोस्तों आप इस पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे कहाँ से डाउनलोड करेंगे अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और इस क्लास को अपने एंड अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि हमने 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी आपको दे दिए हैं सभी सब्जेक्ट के, और ये तीसरा मॉडल पेपर है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट अब आ रहा है एक एक करके उसके ये तीसरा मॉडल पेपर आ रहा है। इससे पहले के जो दो मॉडल पेपर हैं वो आपको इसी चैनल पर दे दिए गए हैं, और जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको बनाकर दे दी है। तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिए, यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मॉडल पेपर। ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें सारे क्लासेस मिल जाएंगी मॉडल पेपर की। ठीक है, बाकी आगे मैं आपको अभी और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। बाकी एग्जाम डेट तो आपको पता चल ही चुकी होगी, अक्टूबर में आपकी परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है। तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना, फटाफट अपनी परीक्षा की तैयारी कर लेना है। अक्टूबर में आपकी परीक्षा आ चुकी है, हमने आपको पहले ही बताया था कि अक्टूबर में आपकी परीक्षा हो जाएंगी। आगे अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, यानी कि अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन सा? क्या कोयला, क्या पवन ऊर्जा है, या फिर इसके अलावा जल विद्युत है, या फिर पेट्रोलियम है? तो जो अपारंपरिक ऊर्जा है वो है आपकी पवन ऊर्जा। ठीक है, कैसी है? पवन ऊर्जा। ठीक है, जो कि कभी समाप्त ना होने वाली ऊर्जा। जबकि कोयला हो गया, जल विद्युत हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये तीनों जो ऊर्जा ये एक निश्चित भंडार में सीमित उपलब्ध हैं। ठीक है, इनका जो मात्रा है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जो पवन ऊर्जा ये हमेशा चलने वाली ऊर्जा है, हमेशा मिलने वाली ऊर्जा है, इसे हम अपारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और ये बाकी ये कोयला, विद्युत, जल विद्युत और पेट्रोलियम ये पारंपरिक होती हैं। ठीक है, कैसी? पारंपरिक। जबकि पवन ऊर्जा कैसी? अपारंपरिक। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आप बता देंगे कि परमाणु शक्ति का, तो दोस्तों परमाणु शक्ति का जो महत्वपूर्ण केंद्र है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो परमाणु शक्ति का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो कहाँ पर है? वो आपका तारापुर में। ठीक है, कहाँ पर? तारापुर में। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधनशाला है वो मथुरा जिले में है। कहाँ पर है? मथुरा जिले में। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, ठीक है, कोई भी मंत्री, ठीक है, यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई मंत्री के बारे में बात की जा रही है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और वो कोई पद ग्रहण कर रहा है। वो मंत्री क्या है? वो कोई पद ग्रहण कर रहा है, तो उसे कितने माह के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ जाएगी? ठीक है, कितने माह के अंदर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करना है? तो उसे 6 माह के अंदर संसद की जो सदस्यता है वो ग्रहण करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है? तो आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो जो व्यापार कर होता है, ठीक है, जो व्यापार कर होता है, जो व्यापार कर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? यहाँ पर प्रत्यक्ष कर होता है। कैसा? प्रत्यक्ष कर होता है। जबकि आयकर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, उत्पादन शुल्क हो गया, ये सब अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। जबकि जो व्यापार कर पर जो टैक्स लगता है, ठीक है, वो आपका डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। व्यापार आप समझ ही सकते हैं, जो आप यहाँ पर बिजनेस करते हैं। ठीक, इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, इबादत खाना का जो निर्माण है वो किसने कराया था? तो आप बिल्कुल एकदम बता देंगे आसानी से कि इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कराया था। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर आप ऑप्शन ये लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, भारत में विदेशी व्यापार पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? तो आप बताएंगे कि भारत में विदेशी व्यापार पर जो नियंत्रण है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन सा बैंक करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 9 की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। भारत यहाँ पूछा जा रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष का पद नाम क्या होता है? ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष जिस पद पर बैठता है उस पद का नाम क्या होता है? तो आप बता देंगे कि उस पद का जो नाम होता है वो स्पीकर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? स्पीकर बोल देते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन सी,
इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संसद का प्रमुख कार्य कौन सा है? भारतीय की जो संसद है इसका प्रमुख कार्य आप बताएंगे। तो बजट पारित करना ये भारतीय संसद का प्रमुख कार्य है, ठीक है। बाकी यहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, राष्ट्रपति को चुनाव करना ये संसद का कार्य नहीं है। ये चुनाव कराना यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का कार्य होता है, ठीक है। लेकिन जो बजट पारित किया जाता है वो संसद ही करती है, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ चुके हैं हम यहाँ पर, और जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध जो गिरबन है वो कहाँ पर स्थित है। प्रश्न संख्या 11 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध गिरबन कहाँ पर है। तो आप बताएंगे कि जो गिरबन है वो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में, गिरबन गुजरात, ठीक है। अगले प्रश्न को यहाँ पर बढ़ रहा है, सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है, कितने घंटे के लिए अंधेरा रहता है? तो आप बता देंगे कि जो सर्दियों में अंटार्कटिका में जो अंधेरा रहता है भैया पूरे 24 के 24 घंटे के लिए रात ही हो जाती है, मतलब अंधेरा होता है 24 के 24 घंटे के लिए, दिन वहाँ पर नहीं निकल पाता है। प्रश्न संख्या 13, रैंच किसे कहते हैं? व्हाट इज रैंच? रैंच आप बताएंगे कि रैंच किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कि जो पशुओं के बाड़े होते हैं, ठीक है, बड़े नहीं है, बाड़े हैं, ठीक है, पशुओं के बाड़े, ठीक है, पशुओं के जो बाड़े होते हैं, रहने का जो स्थान होता है उसी को रैंच कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रैंच कह देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। तो बताएंगे कि अब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप माना जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 है, किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आ गए थे। तो आप बताएंगे कि जो सबसे पहले व्यापारी आए थे व्यापार करने के लिए और वो पुर्तगाली थे। कैसे थे? पुर्तगाली, पुर्तगाल के रहने वाले व्यापारी थे जो सबसे पहले इंडिया में, भारत में व्यापार करने, बिजनेस करने निकल पड़े थे। अब यहाँ से आपके आती लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बट उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा ये PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। कहाँ से? हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं मॉडल पेपर की। इसके अलावा जितनी भी मॉडल पेपर अब तक आपको दिए गए वो सारे मॉडल पेपर टेलीग्राम ग्रुप पर ही आपको उपलब्ध करा दिए। तो फटाफट आप टेलीग्राम ग्रुप से जाकर इस PDF फाइल को आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी गई है, तो जाइए फटाफट कीजिए डाउनलोड। तो चलिए अगले प्रश्न को और हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आती है उत्तरी प्रश्न का, वो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी। तो आप फटाफट बता दीजिए कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो खोज है वो एबेल तस्मान और कप्तान कुक ने की थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज एबेल तस्मान और कप्तान कुक ने की थी। प्रश्न संख्या 17 के उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या मतलब कितने जिले हैं वो यहाँ पर आपको बताना। उत्तर प्रदेश के अंदर जिलों की जो संख्या है तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान समय में 75 जिले हैं 2025 में, ठीक है। यहाँ पर हम 2025 में इस वीडियो को रिकॉर्ड करें तो 2025 में जिलों की जो संख्या है वो 75 है, और आगे आने वाले समय में ये जो संख्या है वो लगातार बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं, बढ़ेगी ही। जनसंख्या बढ़ रही है तो आपको पता है कि जिलों की संख्या भी लगातार बढ़ती रहेगी। जेबी वीटो शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं जिसका संविधान में उल्लेख किया गया। तो जेबी वीटो शक्ति के बारे में क्या बताया गया कि राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने अथवा ना देने के निर्णय लेने का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 111 केवल ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद शीघ्र लौटा देगा, ठीक है। उदाहरण जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है 1986 ईस्वी में संसद में पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था और जिस पर आज तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक को कब नेशनलाइजेशन किया गया था, ठीक है। तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था, यानी कि राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। प्रश्न संख्या 20 है, जहांगीर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का पूरा नाम बता दीजिए। तो तुझू के जहांगीरी, ये जहांगीर के द्वारा लिखी गई उसकी आत्मकथा है, ठीक है। किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा है तुझू के जहांगीरी, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो आप बता दीजिए कि राष्ट्रपति भैया 5 साल के लिए चुना जाता है, और हाल ही में उपराष्ट्रपति को चुना गया, ठीक है। नए उपराष्ट्रपति को चुना गया हाल ही में, जिनका कार्यकाल भी 5 वर्ष के लिए ही होता है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष के लिए ही होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर विजय हो गया। उसको गाजी की उपाधि भी प्रदान की गई, उसने गाजी की उपाधि धारण की, ध्यान रखना आपको।
प्रश्न संख्या 23 है, मनसबदारी प्रथा और प्रताप प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था? तो इन दोनों प्रथाओं का प्रचलन मुगल काल में हुआ था। कौन सी काल में? मुगल काल में इन दोनों प्रथाओं का प्रचलन हुआ था। प्रश्न संख्या 24 से, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो आप बताएंगे अब्दुस समद। ठीक है, अकबर के दरबार के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनका नाम था अब्दुस समद। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 25 है, संवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम बता दीजिए। तो जो चिकित्सा हो गया, मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, धार्मिक संस्थाएं, उद्योग, ये सब संवर्ती सूची के विषय हैं। इन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कानून बनाने का अधिकार होता है इन विषयों पर। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न आपका 26, दीवान खास और दीवान आम किस शासक के द्वारा बनवाए गए थे? तो ये बादशाह शाहजहाँ के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, दीवान आम और दीवान खास जो है वो बादशाह शाहजहाँ के द्वारा बनवाए गए थे। प्रश्न संख्या 27 है, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण कर दिया था? तो बीजापुर और गोलकोंडा पर औरंगजेब ने दक्षिण भारत के अंतर्गत ये 2 राज्य हैं जिन पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 है, स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ लिख दीजिए। तो चलिए लिख देते हैं, इससे कंपनी के और लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा हुई। और अगला पॉइंट, इससे राज्य को एक निर्धारित आय निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती थी, चाहे पैदावार हो या फिर नहीं हो। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, धात्विक पदार्थ के 2 उदाहरण दीजिए। लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना, ये सब आपके धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। धात्विक पदार्थ ये सब धातुएं होती हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी? तो उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। इसने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लागू कर दी थी। अब यहाँ से आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इन्हें आपको तैयार कर लेना है अच्छे से, क्योंकि परीक्षा के लिए अब ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न आप एक बार पढ़ लीजिए इन्हें अच्छे से। ठीक है, इनके यहाँ पर आंसर जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो भी नोट्स वगैरह उसे अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी PDF फाइल टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपकी आंसर की दी हुई है, इससे आंसर को आप चेक कर लीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।